वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम जेफेट भी कहते हैं। मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एफईटी क्या होता है और हमने साथ साथ डिफरेंस देखा था बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में और फील्ड इफेक्ट यानी कि एफईटी ट्रांजिस्टर्स में। चलिए हम आज नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ जेफेट। एक्चुअली अगर हम जेफेट की बात करें तो जो जेफेट है इसका अगर हम सिंबल डिस्कस करें तो हमें पता है कि बीजेटी के अंदर 3 टर्मिनल थे, सेम एफईटी के अंदर 3 टर्मिनल थे। कौन कौन से? सोर्स, गेट, ड्रेन। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम सिंबल देख रहे हैं। उससे पहले जेफेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एन चैनल जेफेट, सेम। सेकेंड है हमारा पी चैनल जेफेट। अब एन चैनल जेफेट का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरह से बनाना है जिसमें आपको एरो की डायरेक्शन इनवर्ट शो करनी है, लाइक दिस वे। ये हमारा सोर्स है, ये हमारा ड्रेन है एंड दिस इज आवर गेट। ओके, इसे हमने एक सर्कल से राउंड कर दिया है और एरो की डायरेक्शन हमारी इनवर्ट रहेगी। किसमें? एन चैनल जेफेट के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं पी चैनल में। पी चैनल में कुछ भी नहीं है, सेम सब रहेगा, बस एरो की डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। दिस इज आवर सोर्स, दिस इज ड्रेन, सर्कल से राउंड कर दिया, दिस इज आवर गेट और इसकी डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड रहेगी। तो ये हो गया हमारा पी चैनल जेफेट और ये है हमारा एन चैनल जेफेट। ठीक है, 3 टर्मिनल है, सोर्स, गेट, ड्रेन। दोनों में बस डिफरेंस है तो सिर्फ एरो का। एन चैनल में एरो गेट से अंदर की तरफ जा रहा है और पी चैनल में एरो बाहर की तरफ आ रहा है, बस यही इसमें डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं हम एन चैनल जेफेट के बारे में। आपके एग्ज़ाम में जो टॉपिक सिलेबस में है वो है आपका कंस्ट्रक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ एन चैनल जेफेट्स। जैसे एन चैनल बनेगा सेम पी चैनल बनेगा, सिर्फ डिफरेंस होगा चार्ज कैरियर्स का। एन चैनल में हमें पता है एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो इसमें हम जो चार्ज कैरियर यूज़ करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करेंगे। और पी चैनल में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स की होती है, यानी कि पी के अंदर हम होल्स का मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मूव करते हैं एन चैनल जेफेट। एग्जाम में ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको ये सिंबल याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट, ये आपका एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन भी और साथ साथ इसकी वर्किंग भी, दोनों आपको याद रखनी है। एन चैनल जेफेट, ठीक है। हम देख लेते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा। इसके डायग्राम में हम कुछ इस तरह से लेंगे। यहाँ पर हमने बनाया गेट, जिसे जी से डिनोट किया। यहाँ ड्रेन, जिसे हमने डी से डिनोट किया। यहाँ हमने लिया सोर्स, जिसे एस से डिनोट किया। इसमें हमारे पास 2 जंक्शन हैं, 2 पीएन जंक्शन हैं इस तरह, और 2 डिप्लीशन लेयर हैं हमारे पास इस तरह। ठीक है, क्योंकि इसका नाम एन चैनल जेफेट है इसलिए सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे, तो हमने यहाँ इसको बोल दिया एन चैनल। सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। चैनल का क्या मतलब होता है? चैनल का मतलब होता है ये वो पाथ होता है जो हमें, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या फिर ये कह लीजिए चार्ज कैरियर्स जिसमें मूव करते हैं उसे हम चैनल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सारे, ये सब हमारे ओमिक कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एन चैनल जेफेट में 3 टर्मिनल हैं, 2 पीएन जंक्शन हैं और 2 डिप्लीशन लेयर हैं। अच्छा, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें
तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अभी डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसमें दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, आप ट्रांजिस्टर्स में दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इसमें हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इनपुट वाला नहीं ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास गेट करंट 0 होता है, ठीक है। लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्रेन करंट प्रेजेंट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो लिखने का तरीका है वो आप डिप्लीशन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर हम जितना भी वर्किंग समझेंगे उसे आप अच्छे से याद समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं वर्किंग। अच्छा हाँ, इसमें जो करंट है वो आपका ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करेगा, जिसकी डायरेक्शन आईडी रहेगी। ये है इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं वर्किंग देख लेते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट। इसकी जो वर्किंग है वो दो केसेस पर डिपेंड है। एक केस है आपका VGS, जब हम 0 लेंगे, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज को हम 0 कर देंगे, कुछ इस तरह। यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। ये हमारा सोर्स है, VGS हमारा यहाँ पर 0 हो गया है। अदर केस जो है वो है हमारा जब VGS को हम लेस देन 0 रख रहे हैं। सेकेंड केस है जब हमने VGS की वैल्यू को लेस देन 0 रखेंगे, या फिर ये कह लीजिए नेगेटिव्स में जो हम वैल्यू रखेंगे लेस देन 0, और दोनों ही केसेस में हम VDS को अप्लाई करेंगे, ठीक है। VDS हम दोनों ही केसेस में अप्लाई करेंगे। VGS हमारा क्या है? गेट टू सोर्स वोल्टेज है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, VGS इज गेट टू सोर्स वोल्टेज, और VDS क्या है हमारा? ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और ID हमें पता है ड्रेन करंट होता है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, जो ड्रेन VDS है उसको हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ। एन चैनल आपका ये है ही, ये आपको पता ही है। ये हमने यहाँ पर अप्लाई करी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। इसको आपको ये देखना है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम दोनों ही केसेस में अप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और बात दिमाग में ये आ सकती है कि भाई जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की डायरेक्शन है वो हमने कुछ इस तरह ही क्यों ली है, मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है क्योंकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें फ्लो कराने हैं इसके अंदर, और इस मीडियम को हमें फॉरवर्ड बाइस रखना है और इसको हमें रिवर्स बाइस रखना है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करा है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो हों। और याद रखना, ये वाला जो रीज़न है इसको हमें रिवर्स बाइस ही रखना है। वो अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम इसको रिवर्स बाइस रख रहे हैं। ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है हम कि यहाँ वोल्टेज सप्लाई कैसी दे रहे हैं। फिलहाल हमने ऊपर पॉजिटिव दिया है, नीचे नेगेटिव दिया है। अब जब हमने ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी है तब इलेक्ट्रॉन्स हमारे, पहला केस डिस्कस कर लेते हैं। जब हम VGS को 0 रख रहे हैं उस टाइम VDS हमने अप्लाई करा है, तब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आएगा वो हम साथ साथ देखते चलते हैं कैसा बनेगा। X एक्सिस पर हमने VDS लिया है, Y एक्सिस पर हमने ID लिया है, और जब हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होना शुरू करेंगे सोर्स से ड्रेन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ हमारे फ्लो कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन अप साइड है। और हमें पता है कन्वेंशनल करंट ID यानी कि ड्रेन करंट
वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के, इसीलिए उसकी डायरेक्शन आईडी की हमने नीचे दी है, जो कि ड्रेन टू सोर्स हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब हम स्टार्टिंग में VDS अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं वैसे वैसे हमारा करंट इंक्रीज होता जा रहा है। हमने VDS अप्लाई की, करंट हमारा इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है हमारा। अच्छा, साथ साथ जब हम वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ रिवर्स बायस जंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बॉटम में रिवर्स बायस जंक्शन सेम है, टॉप पर वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसका जैसे जैसे आप वोल्टेज सप्लाई बढ़ाते जाओगे ये इस तरह से आपका होता चला जाएगा डिप्लीशन लेयर। ये आपका डिप्लीशन है, डिप्लीशन लेयर वो टॉप पर इंक्रीज हो रहा है, बॉटम में सेम है। उसका रीज़न हम रेजिस्टेंस के कंसेप्ट से क्लियर कर लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। हमने 4 रेजिस्टेंस लिए हैं सीरीज में। यहाँ पर है हमारा पॉजिटिव VDD सप्लाई जिस पर हमने 2 वोल्ट बैटरी अप्लाई करी है, और ये चारों रेजिस्टेंस हमारे सेम हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है यानी कि हम कह सकते हैं कि 4R इक्वल है 2 वोल्ट के। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 0.5 वोल्ट, यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 वोल्ट है, ड्रेन की साइड, ये ड्रेन है हमारा, ये सोर्स है हमारा, और यहाँ पर फिर 0.5 का वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो यहाँ हमें मिला 1.5, फिर 0.5 का हुआ तो यहाँ हमें मिला 0.5, मतलब 1 मिला। अब 1.5 माइनस 0.5 दैट इज़ 1 वोल्ट। यहाँ पे हमें मिला, इसमें से भी 0.5 रिड्यूस हो गया, 0.5 इसमें से भी रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ हमें मिलेगा 0 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रेन पर 2 वोल्ट है, सोर्स पर 0 वोल्ट है, ये हमने अज्यूम करा है 2 वोल्ट। ठीक है, अब ड्रेन पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है, सोर्स पर वोल्टेज ड्रॉप है ही नहीं, तो जहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा हमें पता है वो रीज़न हमारा ज़्यादा रिवर्स बाइज होता है, और रिवर्स बाइज जहाँ ज़्यादा होता है डिप्लीशन लेयर वहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं जिसमें वोल्टेज ड्रॉप ऊपर ज़्यादा है तो डिप्लीशन लेयर भी ऊपर की साइड ज़्यादा है, और बॉटम में हमारा वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो डिप्लीशन लेयर हमारी सेम है, जैसी थी स्टार्टिंग में वैसे ही रहेगी। अब क्योंकि डिप्लीशन लेयर का एरिया बढ़ता जा रहा है, ये हमारी चैनल विड्थ है, यहाँ पर चैनल विड्थ सेंटर में जो है उसको हमने चैनल विड्थ कहा है। अब चैनल विड्थ हमारी कम होती जा रही है, जैसे जैसे डिप्लीशन बढ़ता जा रहा है चैनल विड्थ कम होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इतनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दोगे कि एक टाइम के बाद ये डिप्लीशन रीजन अबाउट टू टच हो जाएगा, टच नहीं करेगा, अबाउट टू टच हो जाएगा। उस टाइम हमें यहाँ पर जो करंट मिलेगी उसको नाम दिया है IDSS। IDSS इसको बोलते हैं ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। IDSS ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ये हमारी कांस्टेंट करंट है। इतनी वोल्टेज पर जाकर हमें करंट कांस्टेंट मिल जाता है, तब हमारी डिप्लीशन रीजन अबाउट टू टच हो जाता है, और यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलती है उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, VP से जिसे डिनोट किया है, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर चुका है, लेकिन हम धीरे धीरे फिर भी वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, हमें एक टाइम के बाद पिंच ऑफ के बाद हमें करंट कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी फर्दर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा, और ये जब हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो ये और इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हम कर चुके हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये वाला जो रीज़न है ये ब्रेक डाउन रीज़न कहलाएगा, और ये वाला जो रीज़न है
इसको हम बोलते हैं ओमिक रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में हमारा लीनियर रिलेशन शो हो रहा है, तो ये ओमिक रीजन है हमारा। ये वाला पार्ट जो है दिस वन, ये वाला हमारा सैचुरेशन रीजन है, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू हमारी सैचुरेट हो गई है। और आगे फर्दर जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक आगे जो भी होगा वो हमारा ब्रेक डाउन रीजन रहेगा, ब्रेक डाउन रीजन। यहाँ पर जहाँ पे करंट कांस्टेंट मिल रही है या मैक्सिमम करंट जहाँ मिल रही है उसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, जिसे हम वीपी से डिनोट करते हैं। और जहाँ करंट कांस्टेंट मिल रही है उसे ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, या फिर इसको सेफ करंट भी कहते हैं, सेफ करंट, या इसका नाम हो, इसे हम कांस्टेंट करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और रीज़न हम देख सकते हैं कि भाई ये अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम है आपका कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल रहा है यहाँ पे, और इसको हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कह सकते हैं। एक बार ये देख लेते हैं कि भाई ये टच क्यों नहीं हो रहा है, अबाउट टू टच है। वो इसलिए सपोज ये अगर आपका आपस में टच हो जाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सपोज ऐसे टच हो जाती है तो उस टाइम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, करंट यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर जो है P साइड आपकी ज़ीरो हो जाएगी, N साइड, N चैनल ज़ीरो हो जाएगा, और P ऑलरेडी ज़ीरो है क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने अप्लाई करा ही नहीं है। तो जब P भी ज़ीरो होगा, N भी ज़ीरो होगा, तो हमें ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन सा रीज़न रिवर्स बाइस है, जबकि हमें इनपुट साइड को ही रिवर्स बाइस रखना है। इसलिए ये अबाउट टू टच होता है, कभी भी टच नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा ड्रेन करंट और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी हम इसे कह सकते हैं, कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ज़्यादातर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, बट आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये है आपकी वर्किंग, जब हमने VGS को 0 रखा है और VDS को हम अप्लाई कर रहे हैं। ये ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम जब हम VGS को लेस देन 0 रख रहे हैं। ये मैं रफ कर देती हूँ, इसमें याद रखना है ये ओमिक रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, ये ब्रेकडाउन रीजन है। सैचुरेशन रीजन से पहले हमें पिंच ऑफ वोल्टेज मिल रहा है जब हमारा ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट है, और पिंच ऑफ वोल्टेज आपका वो वोल्टेज है जिस टाइम करंट आपका मैक्सिमम होता है। चलिए अब देखते हैं हम कि हमारा जब हम VGS सप्लाई लेस देन 0 रख रहे हैं, ये बात थी आपकी जब आप ये दे रहे थे तब। ठीक है, नेक्स्ट है जब VGS हमारा लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0, तब भी हम VDS की तो अप्लाई कर ही रहे हैं। उस टाइम जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं। जब आप लेस देन 0 अप्लाई करोगे, लेकिन उस टाइम VDS तो कुछ ना कुछ अप्लाई किया ही जाएगा, लेकिन ये वाली वोल्टेज जो है हम लेस देन 0 अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे अब हम नेगेटिव सप्लाई देंगे इस तरह। ठीक है, ये हमारा लेस देन 0 हो गया। तब इसका जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट, बस डिफरेंस है तो ये कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में थोड़ा चेंजेस होगा, जो कि अब हम नेगेटिव साइड ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। नेगेटिव में हमें मालूम है कि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे, वो हमने राइट हैंड साइड पर लिया था। ये हमारा ID है, ये हमारा VGS है, यहाँ पर हमारा 0 है। जब हम VGS लेस देन 0 रख रहे हैं मीन्स नो वोल्टेज इज अप्लाइड
between gate and source, but when we apply VGS less than 0, that time negative voltage is applied between gate and source. और VDS जैसा है वैसा ही हम अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम हमें यहाँ पे कांस्टेंट करंट पहले के कंपैरिजन में जल्दी मिल जाएगा। मतलब ये जो नैरो रीजन है ये हमें पहले मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू VGS जब हमने 0 रखा था। जब हम VGS को 0 रख रहे थे और सिर्फ VDS अप्लाई कर रहे थे, उस टाइम पे हमारे पास डिप्लीशन विथ जो थी, यानी कि ये जो डिप्लीशन विथ थी वो मिनिमम हो गई थी। ये वाली डिप्लीशन की विथ ये मिनिमम थी। उस टाइम जो चैनल विथ थी वो मैक्सिमम थी। डिप्लीशन विथ मिनिमम थी, चैनल विथ मैक्सिमम थी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे इन दी चैनल। ड्यू टू दिस हमें ID यानी कि ड्रेन करंट हमें ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट के इक्वल मिल रहा था। लेकिन जब हम VGS लेस देन 0 रख रहे हैं, सपोज VGS की वैल्यू हम -1 वोल्ट रख रहे हैं, उस टाइम लार्ज डिप्लीशन लेयर हमें मिलेगी और एज़ कम्पेयर टू VGS 0, क्योंकि डिप्लीशन लेयर हमारी लार्ज होगी तो नैरो एरिया जो है वो हमें जल्दी मिल जाएगा। अगर हमें नैरो एरिया जल्दी मिल जाएगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिप्लीशन लेयर जो है वो जल्दी आपकी नियर आ जाएगी और कांस्टेंट करंट की वैल्यू हमें जल्दी मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू VGS 0। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर VGS लेस देन 1 वोल्ट रखेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू कम होगी, फिर -2 रखेंगे और कम, धीरे धीरे कम होगी, -3 पे और कम, -4 पे और कम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि VGS की वैल्यू हम इतनी बढ़ाते चले जाएंगे कि करंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं VGS ऑफ। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा VGS ऑफ है। चलिए आप ये अभी रहने दीजिए, ये इसको आप ज़्यादा डिस्कस मत करो VGS ऑफ वगैरह को। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इसको हम बोलेंगे कि उस टाइम करंट की वैल्यू हमारी 0 हो गई है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसमें क्या हो रहा है कि जब आप नेगेटिव वोल्टेज रख रहे हो तो एज कंपेयर टू 0 गेट टू सोर्स वोल्टेज रखने से पहले हमें लार्ज डिप्लीशन लेयर मिल रहा है इस टाइम, और एज कंपेयर टू VGS 0 रखने की अगर हम बात करें, और नैरो एरिया मिल रहा है यहाँ पे एरिया भी हमारा नैरो है जो कि हमें जल्दी मिल रहा है एज कंपेयर टू VGS 0, और कांस्टेंट करंट की वैल्यू भी हमारी 0, कांस्टेंट करंट भी हमें जल्दी मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जैसे जैसे गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं नेगेटिव साइड में, चैनल विथ धीरे धीरे हमारा नैरो हो रहा है और ID की वैल्यू हमारी स्मॉल होती जा रही है, ID की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज होती जा रही है। आफ्टर सम टाइम अ स्टेज इज रीच्ड एट विच 2 डिप्लीशन लेयर टच ईच अदर। यहाँ पे 2 डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच कर जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक टाइम ऐसा आएगा VGS की वैल्यू को आप पहले -1 रख रहे हैं, ID डिक्रीज, फिर -2 रख रहे हैं, ID डिक्रीज, फिर -3 रख रहे हैं और कम हो रहा है, फिर -4 रख रहे हैं और कम हो रहा है। ऐसे करते करते इसकी वैल्यू जो है एक टाइम में आके ये डिप्लीशन लेयर आपस में टच कर जाएंगे। उस टाइम इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे, इधर से करंट इधर नहीं आ पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम हमारा करंट 0 हो जाता है। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चैनल इज ब्लॉक्ड और पिंच्ड ऑफ, यानी कि जब चैनल ब्लॉक हो गया, पिंच ऑफ हो गया, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन में नहीं जा पा रहे हैं। इसी कारण करंट ड्रेन से सोर्स में नहीं आ पा रहा है और करंट की वैल्यू 0 हो गई है। ये है हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। VGS जब 0 रख रहे थे तब हमारी राइट हैंड साइड पर बन रही थी वैल्यू, जो हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो हम राइट हैंड साइड पर ड्रॉ कर रहे थे जब VGS को 0 रख रहे थे, क्योंकि तब हम सिर्फ VDS अप्लाई कर रहे थे। लेकिन सेकेंड केस के लिए VGS -0 अप्लाई कर रहे हैं, लेस देन 0, और VDS की वैल्यू तो अप्लाई कर ही रहे हैं, उस टाइम ग्राफ हमारा इस साइड बनेगा। यही दोनों में डिफरेंस है, और जो इसकी वर्किंग है वो भी बहुत ईजी है, याद रखना भी आसान है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इसकी वर्किंग डाउनलोड करके याद कर लेना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं
और दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉसफेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वर्किंग जेफेट की क्लियर हो गई होगी। आज हमने स्टडी करा कि जेफेट हमारा क्या होता है, हमने इसके सिंबल देखे कि जेफेट दो तरह के, एन चैनल और पी चैनल, उन दोनों के हमने सिंबल्स देखे। साथ साथ हमने जेफेट की कंस्ट्रक्शन देखी, फिर हमने वर्किंग देखा और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा। वर्किंग में हमने दो केसेस देखे थे, VGS इक्वल टू 0 एंड सेकेंड केस था व्हेन VGS इज़ लेस देन 0, और दोनों ही केसेस में VDS अप्लाई किया था। और हमने दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने इसके देखे थे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जिसे हम कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं, सेकेंड था हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।